वीडियो में बात करते हैं कि हमने देखा गोल्ड कोई बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, वो पैसा पार्क करने की जगह है, बट वो पार्क करने की अच्छी जगह है क्या? इज इट अ गुड करेंसी? तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए क्या समझते हैं, थोड़ा सा मैक्रो इकोनॉमी समझते हैं। गोल्ड को दुनिया करेंसी मानने क्यों नहीं? क्योंकि पहले ऐसा नहीं होता था। पहले आज से 200 साल पहले, 500 साल पहले क्या होता था? पहले जो राजा महाराजा थे वो जितने नोट छापने थे वो छाप सकते थे। तो डिक्टेटर्स जनरली क्या करते हैं, समझो कि अगर राजा किंगडम के अंदर प्रोटेस्ट हो तो सबसे पहले तो प्रोटेस्ट में चुप करने के लिए क्या करते हैं, पैसा लोगों को बांट देते हैं। अब लोगों को पैसा कैसे बांटे, अगर है ही नहीं तो मनी प्रिंट कर देते हैं। तो डिक्टेटर्स जनरली अपनी पब्लिक को खुश करने के लिए क्या कर सकते हैं, बहुत सारा मनी प्रिंट कर सकते हैं। डिक्टेटर्स क्यों, कोई भी मतलब इनफैक्ट कई बार डेमोक्रेसीज में भी होता है, पब्लिक को खुश करने के लिए बोलते हैं लोगों को सामान दो, चीजें दो, लेकिन अगर हमारे पास पैसा नहीं है, अगर है तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर पैसा है ही नहीं और आप नोट प्रिंट करते जा रहे हैं और उनको पैसा देते जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, करेंसी की वैल्यू कम होते जा रही है। तो पहले के जगहों पे क्या होता था, आज से 400-500 साल पहले जिसको जो चाहिए लोगों ने अपने सिक्के प्रिंट किए और लोगों में बांट दिए। अब जब लोगों के पास बहुत पैसा आ गया लेकिन प्रोडक्शन नहीं बढ़ी तो ध्यान से देखिए क्या हुआ, सबके हाथ में मनी ज्यादा आ गया, आपके घर में ज्यादा पैसा आ गया। अगर आपने सबके हाथ में पैसा बांट दिया तो ज्यादा पैसा आ गया, लेकिन प्रोडक्शन तो नहीं बढ़ी। अभी अगर हम देखें कि अगर सब लोगों के घर में ज्यादा पैसा दे दिया जाए लेकिन सामान उतना ही है, मतलब कंप्यूटर उतनी ही है, घर उतने ही है, फोन उतने ही है और पैसा ज्यादा हो गया तो हर चीज की वैल्यू बढ़ जाएगी और इन्फ्लेशन का बहुत तेजी से बढ़ जाएगा, क्योंकि ज्यादा पैसा उतने ही प्रोडक्ट्स को क्या कर रहा होगा, चेस कर रहा होगा। इसीलिए हम बोलते हैं मनी प्रिंट करके लोगों को कुछ देने का कोई फायदा नहीं है। अगर लोगों की लाइफ बेटर करनी है तो आपको कंट्री की क्या करनी है, प्रोडक्शन बढ़ानी है। रादर देन गिविंग देम थिंग्स, आपको कंट्री की क्या करनी है, प्रोडक्शन बढ़ानी है। मैं इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं बोल रहा कि गिविंग थिंग्स इज रॉन्ग, क्योंकि अगर आप प्रोडक्शन बढ़ा सकते हो, सरकार पैसा कमा सकती है तो देना ही चाहिए। बड़ी बड़ी कंट्रीज में इसके ऊपर हम बाद में डिटेल में बात कर सकते हैं कि पॉलिसीज क्या होती है, एजुकेशन फ्री होती है, हेल्थ केयर फ्री होती है, तो फ्री देना गलत नहीं है, लेकिन मैं बोल रहा हूं फ्री देने के लिए आपके पास पैसा भी होना चाहिए। आप नोट प्रिंट नहीं कर सकते, और अगर आपने पैसा दे दिया और प्रोडक्शन नहीं बढ़ाई, हॉस्पिटल उतना ही है, तो भी पैसा देने से कोई फायदा नहीं होगा। तो क्या होता था कि पहले बार बार दुनिया में हाइपर इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम हो जाती थी। हाइपर इन्फ्लेशन क्यों, जब पैसा चाहिए नोट छाप दो और भाई पैसा आपको मिल गया, लेकिन अगर आप नोट छापते रहे तो हाइपर इन्फ्लेशन होता था। हाइपर इन्फ्लेशन की वजह से इकोनॉमीज क्या हो जाती थी, डिरेल हो जाती थी। तो दुनिया ने बोला यार ये बड़ा प्रॉब्लम हो गया है, जिसका जब मन करता है वो नोट छाप देता है, तो इसके ऊपर कोई रोक लगानी चाहिए। तो रोक लगाने के लिए किसी ब्रिलियंट आदमी ने ये दिमाग लगाया होगा और ये बोला होगा कि नोट छापने की अनलिमिटेड ऐप को पावर नहीं देंगे हम आपको ये रूल सेट कर रहे हैं कि आप उतनी ही करेंसी प्रिंट कर सकते हैं जितना आपके पास गोल्ड का रिजर्व हो। अगर आपके पास गोल्ड है तो ही आप करेंसी प्रिंट करेंगे। इससे फायदा क्या हुआ पहले समझते हैं, नुकसान क्या हुआ वो बाद में समझ पड़ेगा। फायदा ये हो गया क्योंकि अब आप उतना ही नोट छाप सकते थे जितना गोल्ड है। तो पहले आपको गोल्ड लाना पड़ता था या आपको गोल्ड इकट्ठा करना पड़ता था, अब गोल्ड तो दुनिया में लिमिटेड था। उसके वजह से आपकी मनी प्रिंटिंग पे क्या हो गई, थोड़ी रोक लग गई, जिसके वजह से दुनिया ने ये जो हाइपर इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम है इसका सॉल्यूशन ढूंढ लिया। लोगों ने मनी प्रिंटिंग क्या कर दी, कंट्रोल में कर दी। लेकिन मुझे लगता है इससे अलग अलग प्रॉब्लम्स हुई। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हुई, मेरे को ऐसा लगता है, डोंट नो लोग ऐसा मानते हैं कि नहीं, मेरे को लगता है सबसे ज्यादा वॉर्स इसकी वजह से हुई थी, क्योंकि सबको पता था कि उतना ही नोट छाप सकते हैं जितना हमारे पास गोल्ड है। तो लोग क्या करते थे, दूसरी कंट्री पे अटैक करते थे ताकि उनका गोल्ड उनको मिल जाए और हमारे पास आ जाए ताकि हम ज्यादा नोट प्रिंट कर सके। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। दूसरा, मेरे ख्याल से गोल्ड की वजह से जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो लोग भूल गए। सॉल्यूशन तो लोगों ने ढूंढ लिया हाइपर इन्फ्लेशन का, लोग ये भूल गए कि हाइपर इन्फ्लेशन के अलावा एक और प्रॉब्लम होती है जो ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम होती है, जिसका नाम है डिफ्लेशन। अब ये डिफ्लेशन की प्रॉब्लम कैसे आई, जैसे 1929 ग्रेट डिप्रेशन जब हुआ उसमें ये प्रॉब्लम खुल के बाहर आई। अमेरिका में 1929 ग्रेट डिप्रेशन जब हुआ, इसका मतलब करीब करीब 19 साल या 20 साल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ग्रोथ नेगेटिव हो रही थी। जैसे अभी तो हम 4% ग्रो करती है तो हम बोलते हैं ग्रो नहीं हो रही, ऐसे 19-20 साल क्या हो रही थी, जीडीपी श्रिंक हो रही थी, इसलिए उसको ग्रेट डिप्रेशन बोलते थे। लेकिन जब ये ग्रेट डिप्रेशन हो रहा था तो हर चीज की वैल्यू मार्केट में क्या होती जा रही थी, गिरते जा रही थी, गिरते जा रही थी। घर के प्राइस गिर रहे हैं, सबके प्राइस गिर रहे हैं। और डिफ्लेशन मैंने आपको बताया था बहुत डेंजरस है, क्योंकि कंपनीज ने लोन तो पहले के हिसाब से सोच के लिया हुआ है, अब चीजों के रेट गिर गए, अब अगर मार्केट में सामान बेचते भी हैं तो उन्होंने जो लोन लिया हुआ है वो चुकाना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जब डिफ्लेशन की प्रॉब्लम आई तो इसका हमारे पास सॉल्यूशन था। एक्चुअली क्या सॉल्यूशन था, मनी प्रिंटिंग। अगर सेंट्रल बैंक्स बहुत सारा, मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं और भी बहुत चीजें सीखी जा सकती हैं इस ग्रेट डिप्रेशन में, बट सिंप्लीफाई करके आप ये समझिए, डिफ्लेशन से लड़ने के लिए अगर सरकारें बहुत ज्यादा मनी प्रिंट करती तो हम डिफ्लेशन को क्या कर देते, इन्फ्लेशन में कन्वर्ट कर देते, क्योंकि एसेट्स तो उतने ही होते, पैसा ज्यादा हो जाता, तो हम उसको इन्फ्लेशन में कन्वर्ट कर देते और ये डिफ्लेशन की प्रॉब्लम खत्म हो जाती। लेकिन रूल तो 1929 में ये था कि नोट आप उतने ही छाप सकते हैं जितना आपके पास गोल्ड है। तो अब हमारे क्या प्रॉब्लम आ गई, हमारी प्रॉब्लम ये आ गई कि हाइपर इन्फ्लेशन तो नहीं हुआ, लेकिन जब डिफ्लेशन हुआ तो हमको नोट छापने थे, मनी को प्रिंट करना था, लेकिन प्रिंट करने पे क्या आ गई थी, लिमिटेशन। उसके वजह से क्राइसिस जो है वो बड़ा होते ही गया, क्योंकि डिफ्लेशन आ गया। सबको लग रहा था चीजें और सस्ती होंगी, क्योंकि और सस्ती होंगी तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा था, इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा था तो क्राइसिस और बड़ा हो रहा था, जॉब क्रिएट नहीं हो रही थी, अनएम्प्लॉयमेंट हो रही थी, और वो प्रॉब्लम है साइकिल की तरह बन जाती है। तो अमेरिका ने दुनिया को बताया यार ये गोल्ड जो है ना वो एक प्रॉब्लम सॉल्व करता है कि मनी प्रिंट ज्यादा नहीं कर सकते तो हाइपर इन्फ्लेशन कंट्रोल कर लेता है, लेकिन ये डिफ्लेशन की प्रॉब्लम कंट्रोल नहीं कर सकता। इसलिए ये रूल हटाओ कि इतना ही पैसा छापा जा सकता है जितना आपके पास गोल्ड है। लेकिन दुनिया को मानते मानते बहुत साल लग गए और 1970 में दुनिया ने ये स्टैंडर्ड हटा दिया और लोगों ने बोला कि अब आप नोट जो छापने हैं वो अलग तरीके से रूल बनाएंगे। ये रूल नहीं है कि आप उतना ही मनी प्रिंट कर सकते हैं जितना आपके पास गोल्ड है।
इस क्राइसिस में का फायदा अमेरिका ने बहुत अच्छे से उठाया। गोल्ड जो दुनिया की रिजर्व करेंसी मानी जाती थी, उसके बदले अमेरिका ने अपनी करेंसी को रिजर्व बना लिया और पूरी दुनिया को लगा कि भाई गोल्ड तो चले गया, लेकिन हमको कोई ऐसी चीज चाहिए जो स्टेबल है, क्योंकि मैं ट्रेड कौन सी करेंसी में करूंगा, जो बहुत स्टेबल हो। अगर स्टेबल करेंसी नहीं है तो प्रॉब्लम आ जाएगी। और गोल्ड की खासियत क्या थी, ये स्टेबल था, ना तेजी से बढ़ता था ना तेजी से गिरता था। अब दुनिया को दूसरी करेंसी चाहिए थी। अगर समझिए वो इंडियन रुपी में पैसा ले लेते तो प्रॉब्लम क्या था, आपने बाहर के लोगों ने इंडियन रुपी में पैसा लिया, लेकिन जब तक वो इंडियन रुपी को अपनी करेंसी में कन्वर्ट करने गए तो इंडियन इकोनॉमी कोलैप्स कर गई। तो दुनिया में कोई इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग थी नहीं, किसी करेंसी पे इतना भरोसा था ही नहीं, सिर्फ डॉलर पे भरोसा बहुत ज्यादा था। तो दुनिया ने बोला कि अब से हम जब सामान खरीदेंगे और बेचेंगे ये किस में करेंगे, डॉलर में करेंगे। और दुनिया को लगा कि डॉलर को अगर हम रिजर्व बना लेते हैं तो इसकी कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। और एक्चुअली जब डॉलर रिजर्व करेंसी बनी तो दुनिया को कभी प्रॉब्लम ज्यादा दिखी नहीं। लेकिन 2008 में जब यूएस हाउसिंग क्राइसिस आया तो लोगों ने रियलाइज किया कि करेंसी सबने डॉलर में पैक कर दी है, हर एक पैसा ट्रेड सब कुछ डॉलर में हो रहा है। लेकिन किसी दिन अगर डॉलर ही कोलैप्स कर गया तो पूरी दुनिया साथ में कोलैप्स हो जाएगी। फिर 2008 से पहले भी बातें होती थी, लेकिन 2008 से लोगों ने बोलना स्टार्ट किया यार कोई रिजर्व करेंसी ऑल्टरनेटिव बनाओ। तो कई लोग वापस बोलते हैं कि ऐसा करते हैं गोल्ड को ही बना लेते हैं, तो इसके अपने चैलेंजेस होंगे कि गोल्ड को बनाएंगे। कई लोग बोलते हैं नहीं ऐसा मत करो कि गोल्ड को बनाओ। अच्छा, आप में से कई लोग ये भी पूछ सकते हैं कि अगर अब मनी प्रिंटिंग पे कोई रोक ही नहीं है तो फिर तो सब लोग प्रिंट करेंगे, हाइपर इन्फ्लेशन हो जाएगा। नहीं, होता क्या है कि अगर आप ज्यादा मनी प्रिंट करते हैं तो आपकी करेंसी इंटरनेशनल मार्केट में अपने आप ही लोअर हो जाती है, तो आपकी सामान खरीदने की एबिलिटी भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्योंकि अगर आप बहुत छाप दो तो $1 इक्वल टू 200 रुपीज हो गया, तो आपके नोट छापने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप बाहर से सामान गए तो आपको $200 का $1 का सामान आ रहा है आपका। तो इसलिए मनी प्रिंटिंग इंटरनेशनल मार्केट में कोई भी आराम से बहुत ज्यादा प्रिंट या अपनी मर्जी से इसको नहीं कर पाता। वो उसको देखना पड़ता है उनकी करेंसी क्या रहनी चाहिए, स्टेबल रहनी चाहिए। यही सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये कोशिश करता है कि हमारा $1 इक्वल टू अगर 75 रुपीज है तो अगर ये डेप्रिशिएट भी हो रहा है तो धीरे धीरे होना चाहिए। रुपी क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। बहुत तेजी से बढ़ना नहीं चाहिए, बहुत तेजी से गिरना नहीं चाहिए। तेजी से अगर बढ़ और गिर गया तो इकोनॉमीज क्या हो जाती है, कोलैप्स हो जाती है। तो सेंट्रल बैंक का काम ही होता है स्टेबिलिटी क्रिएट करना। अब मैं आपको ये बता रहा था कि दुनिया ने 1970 से ये रूल हटा दिया कि उतना आपके पास गोल्ड होना चाहिए जितने आप मनी प्रिंट करना चाहते हैं, लेकिन गोल्ड आज भी दुनिया में करेंसी की तरह बैठी हुई है। अब क्या आगे भी ऐसा होता रहेगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो आज गोल्ड अभी भी करेंसी की तरह क्यों है, क्योंकि वो रूल तो हट गया है। वो इसलिए है क्योंकि 1970 तक पूरी दुनिया के जो सेंट्रल बैंक थे, जैसे हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हर कंट्री का एक सेंट्रल बैंक होता है, उसने अपने पास क्या रखे थे, रिजर्व्स। रिजर्व्स क्यों रखते हैं, इसलिए नहीं रखते कि वो बढ़े तेजी से, रिजर्व इसलिए रखते हैं कि इमरजेंसी में हमको काम आए। तो जो चीज आपको इमरजेंसी में काम के लिए चाहिए होती है उसमें आप इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं सोचते, उसमें आप क्या करने के बारे में सोचते हैं, पैसा पार्क करने के बारे में सोचते हैं। और 1970 तक पूरी दुनिया में सारे सेंट्रल बैंक्स अधिकतर कोशिश करते थे कि जो पैसा पार्क करें वो किसमें करें, गोल्ड में करें। लेकिन 1970 में जब ये रूल हटा कि भाई उतने नोट छापेंगे जितने आपके पास गोल्ड है, ये रूल हट गया, तो अब सेंट्रल बैंक ने सोचा भाई गोल्ड तो हमारे पास बहुत पड़ा है। अब सोचिए अगर सारे सेंट्रल बैंक्स कल से ये बोलते हैं कि गोल्ड कुछ नहीं है तो क्या होगा, जो भी गोल्ड की वैल्यू अगर गिरी तो सारे सेंट्रल बैंक्स ने अपना रिजर्व किसमें रखा हुआ है, अपना रिजर्व गोल्ड में रखा हुआ है, तो सारे सेंट्रल बैंक्स की वैल्यू रातों रात क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी। इसलिए सेंट्रल बैंक्स मेरे हिसाब से क्या कर रहे हैं, उनको पता है कि एक दिन गोल्ड को शायद हम करेंसी माने ही नहीं, लेकिन अभी तो हमारे पास बहुत गोल्ड पड़ा है, तो वो क्या करते हैं, खुद थोड़ा 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 गोल्ड खरीदते रहते हैं, जिसके वजह से परसेप्शन रहे कि गोल्ड भी क्या है, करेंसी, गोल्ड भी पैसा पार करने की क्या है, जगह, और उसके वजह से गोल्ड का प्राइस आसानी से कोलैप्स ना हो, क्योंकि अगर वो कोलैप्स हो गया तो सेंट्रल बैंक में जितना पैसा पड़ा है वो रातों रात क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, सेंट्रल बैंक की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। लेकिन सेंट्रल बैंक एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, गोल्ड एज अ परसेंटेज ऑफ रिजर्व्स। मेरे हिसाब से पूरी दुनिया के सेंट्रल बैंक्स गोल्ड को एज अ परसेंटेज ऑफ रिजर्व्स, हो सकता है वो गोल्ड तो खरीद रहे हो, लेकिन टोटल रिजर्व्स में जो गोल्ड का पहले परसेंटेज अगर 80% होता था वो इसको अब क्या करते जा रहे हैं, नीचे लाते जा रहे हैं। इसलिए नीचे ला रहे हैं कि कल अगर दुनिया में गोल्ड को दुनिया करेंसी नहीं भी मानती तो भी सेंट्रल बैंक्स बच जाए। अब वो अपना पैसा कहां पार करते हैं, कुछ बहुत सारी कंट्रीज डॉलर में पार करती हैं, आजकल अलग अलग करेंसीज की बात चल रही है उसमें पार करो, तो बहुत सारी अलग अलग कंट्री की करेंसीज में आप पैसा क्या करते जाते हैं, पार करते जाते हैं, जिसमें मेजर हम पैसा किसमें पार करते हैं, डॉलर में, फिर कुछ गोल्ड में, और अब हम दूसरी करेंसीज में भी पार कर रहे हैं। लेकिन मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूं, मेरे हिसाब से सेंट्रल बैंक्स गोल्ड एज अ परसेंटेज ऑफ रिजर्व्स कम करते जा रहे हैं। और जब ये नेग्लिजिबल हो जाएगा, यानी सेंट्रल बैंक के पास जो गोल्ड है दैट इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर्ड टू देयर टोटल रिजर्व्स, उस दिन वो शायद दुनिया को बोल सकते हैं कि हमको गोल्ड बेकार लगता है, हमको गोल्ड नहीं चाहिए। और अगर ऐसा हुआ तब टेस्ट होगा कि गोल्ड एज अ करेंसी कोई बात करने की ठीक जगह थी भी कि नहीं। तो मैं तो कई बार ऐसा मानता हूं, मुझे कई बार लगता है कि आज से 100 साल बाद आपके बच्चे जब आपका घर पे लॉकर खोलेंगे तो वो लॉकर खोलेंगे तो गोल्ड की कोई ऑर्नामेंट मिलेगी। तो आज सोचिए, आज जब अपना लॉकर खोलते हैं और उसमें कोई कॉपर मिलता है तो कॉपर को भी लोग एक तरह की करेंसी मानते थे और उसके ऑर्नामेंट्स बनते थे। तो आज अगर आपको कोई कॉपर का कोई ईयररिंग मिल जाए अपने लॉकर में तो आप क्या करते हैं, लेते हैं और साइड पे फेंक देते हैं। एक टाइम पे कॉपर बहुत वैल्यूएबल चीज मानी जाती थी, अभी भी है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा, लेकिन वैल्यू के टर्म्स में। उसी तरीके से शायद 100 साल बाद आपके बच्चे लॉकर खोलेंगे, जो गोल्ड होगा उसको ऐसे निकालेंगे और देखेंगे तो गोल्ड है, इसको साइड पे फेंक देंगे। मुझे नहीं पता ऐसा पक्का होगा कि नहीं होगा, तो इसको डिटेल में समझिए मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। जब भी दुनिया एक कोई रिजर्व करेंसी बना लेगी, रिजर्व करेंसी, पहले रिजर्व करेंसी कौन सी थी, रिजर्व मतलब जिसमें पैसा पार करते, पहले गोल्ड होती थी, फिर क्या बन गई, डॉलर बन गई। अब शायद दुनिया ये सोच रही है कि पूरे दुनिया का एक करेंसी बना दे,
वो करेंसी में क्या हो, सिर्फ डॉलर ना हो। अगर डॉलर में ज्यादा ट्रेड होता है तो कुछ परसेंटेज डॉलर उस करेंसी में, एक इंटरनेशनल करेंसी बन जाए। कुछ अगर युआन होता है तो वो डल जाए, कुछ येन होता है तो वो डल जाए, कुछ इंडियन रुपी डल जाए, और ये मिला के हम शायद क्या बना दें, एक इंटरनेशनल करेंसी। इससे फायदा क्या है, अगर कोई एक कंट्री कोलैप्स भी होती है तो ये रिजर्व करेंसी पूरी तरह नहीं हिलेगी, ऊपर नीचे नहीं जाएगी, इसकी वोलेटिलिटी क्या हो जाएगी, कम, जिसके वजह से लोग इमरजेंसी में, सेंट्रल बैंक्स इमरजेंसी में जो पैसा पार्क करना चाहते हैं इमरजेंसी के लिए, वो कहां कर सकते हैं, ऐसी इंटरनेशनल करेंसी में कर सकते हैं। ये बहुत दूर का सपना है, अभी तक नहीं है। अभी तक अधिकतर पैसा कहां पार्क होता है, डॉलर में ही पार्क होता है, कुछ गोल्ड में पार्क होता है। लेकिन मुझे लगता है गोल्ड एज अ परसेंटेज कम होते जा रहा है, अब धीरे धीरे डॉलर एज अ परसेंटेज भी शायद कम होते जाएगा और एक इंटरनेशनल करेंसी बन जाएगी। उस इंटरनेशनल करेंसी में क्या हम गोल्ड का वेटेज देंगे या नहीं देंगे, ये मेरे को पता नहीं है। अगर वेटेज दे दिया तो थोड़ा बहुत गोल्ड भी सब रखेंगे, अगर नहीं दिया तो एक दिन दुनिया मानेगी गोल्ड अब हमारे लिए कुछ है ही नहीं, क्योंकि एसेट तो है नहीं। एसेट तो वो होता है जो हर साल कुछ प्रोड्यूस करता है, और अब दुनिया उसको करेंसी मानने से भी क्या कर सकती है, मना। लेकिन कब, शायद 100 साल बाद, शायद 200 साल बाद, शायद 300 साल बाद, ये मैं बिल्कुल नहीं कह सकता। लेकिन मेरा इसका कंक्लूजन ये है कि मैं पैसा इन्वेस्टमेंट के लिए तो स्टॉक मार्केट से गोल्ड को कंपेयर कर ही नहीं रहा, और अगर मुझे पैसा पार्क भी करना है तो भी मैं प्रेफर करता हूं मैं पैसा डेट फंड जैसी जगह पे पार्क करूं, बैंक जैसी जगह पे पार्क करूं, क्योंकि लंबे समय में गोल्ड का रिटर्न और डेट फंड या बैंक जैसी चीज का रिटर्न नियरली क्या होगा, सेम। अगर दोनों का रिटर्न सेम है तो गोल्ड में वोलेटिलिटी भी उतनी होनी चाहिए जितनी बैंक के पैसे में होती है। लेकिन आपको क्या पता है, बैंक का पैसा क्या होता है, बहुत स्टेडी, लेकिन गोल्ड तो बहुत ऊपर नीचे जाता है। तो मुझे लगता है गोल्ड ऐसा पैसा पार्क करने की जगह है जो बैंक से ज्यादा वोलेटाइल है। और मैं हमेशा अगर किसी चीज में वोलेटिलिटी होती है तो क्या सोचते हैं, स्टॉक मार्केट बैंक से ज्यादा वोलेटाइल है, ज्यादा ऊपर नीचे करता है, लेकिन लंबे समय में इसका रिटर्न भी इसीलिए बैंक से क्या होता है, ज्यादा, क्योंकि इसमें वोलेटिलिटी का क्या है, स्टॉक मार्केट में वोलेटिलिटी का रिस्क। अब मुझे लगता है गोल्ड में शायद बैंक से ज्यादा वोलेटिलिटी है लेकिन रिटर्न उसका बैंक जितना ही है। तो मैं जब पैसा पार्क भी करता हूं तो मैं गोल्ड में पैसा पार्क नहीं करता, मैं डेट फंड या बैंक जैसी जगह पे पैसा पार्क करता हूं। और इन्वेस्टमेंट के तो मैंने आपको बताया मैं गोल्ड यूज करता ही नहीं हूं। लेकिन एक थॉट है जो दुनिया में कई लोग फॉलो करते हैं, और अगर आप कर ले तो मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं पर्सनली नहीं करता। और वो क्या करते हैं, लोग बोलते हैं भाई आपके पास जितना भी रुपया है, 100 रुपीज है आपकी वेल्थ का, उसमें से आपने 5% पैसा गोल्ड में रख लिया, या जो भी पैसा आप पार्क कर रहे हैं, जैसे बैंक में पार्क कर रहे हैं, डेट फंड में पार्क कर रहे हैं, उसका कुछ हिस्सा आपने गोल्ड में भी पार्क कर लिया। तो ये बैंक और डेट फंड का क्या ले लेते हैं, ऑल्टरनेटिव। और उसका लॉजिक क्या है कि अगर कल इंडिया की इकोनॉमी को कुछ होता है और इंडियन करेंसी पूरी तरह डिप्रिशिएट होती है और आपने पैसा गोल्ड में रखा होगा जो डॉलर में पेड है, उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी और आप इंडिया स्पेसिफिक क्राइसिस से या आपकी करेंसी स्पेसिफिक क्राइसिस से आप बच जाएंगे। और इसलिए भी रखते हैं कि जब जब स्टॉक मार्केट गिरती है, ये थोड़ा सा बढ़ जाता है तो आपका पैसा क्या हो जाता है, हेज हो जाता है, मतलब रिस्क थोड़ा सा क्या हो जाता है, कवर हो जाता है। तो अगर आप रिस्क को कवर करने के लिए थोड़ा बहुत गोल्ड रखना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बैंक और डेट का क्या कर लेंगे आप, इसको ऑल्टरनेटिव मान सकते हैं। मैंने आपको बताया मैं इसको पैसा पार्क करने के लिए भी यूज नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे को क्या डर लगता है कि कल हो सकता है, कल मतलब 50 साल बाद, 100 साल बाद हो सकता है गोल्ड को करेंसी भी ना माने। अच्छा, एक लास्ट चीज जिसके बाद मैं एंड करूंगा गोल्ड को। कई लोग मुझे बोलते हैं यार तुमने गोल्ड को मतलब कुछ भी नहीं समझा, तुमने तो गोल्ड को एकदम ही ये बता दिया कि नॉर्मल सी चीज है। तो मैंने बोला हाँ, तो लोगों ने बोला लेकिन दुनिया तो मानती है गोल्ड बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है और ऐसा है वैसा है। तो याद रखिए, हमेशा एक सिंपल सा रूल याद रखिए, कभी भी आपको लगे कि कोई भी चीज बहुत वैल्यूएबल है तो उसको चेक करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, एक सिंपल सा क्वेश्चन अपने आप से पूछना चाहिए। और वो सिंपल सा क्वेश्चन क्या है, अपने आप से क्वेश्चन पूछिए कि कल अगर पूरी दुनिया में गोल्ड गायब हो जाए, यानी कि सारे गवर्नमेंट्स ने मिलकर रूल बना दिया कि भाई कल से ना कोई गोल्ड खरीद सकता है, ना कोई कल से गोल्ड बेच सकता है, क्योंकि उनको लगता है टेररिस्ट गोल्ड को यूज करके शायद कोई बहुत बड़ा बॉम्ब बना सकते हैं, या उनको लगता है इसको यूज करके वो डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं। मान लीजिए हाइपोथेटिकल सिचुएशन, मान लीजिए, होगा नहीं बट ऐसा मान लीजिए। और अगर कल ऐसा हो जाए और सारी सरकारों ने मिलकर डिसाइड किया रात को 8 बजे आपको बताया कि कल से ना कोई गोल्ड पे बाय कर सकता है, ना कोई गोल्ड को सेल कर सकता है, तो क्या होगा, जिसने भी बाय सेल किया उसको 15 साल की जेल पक्का। तो क्या होगा, कल से ना कोई गोल्ड खरीदेगा, मान लेते हैं, ना कोई बेचेगा, तो क्या होगा? अगर दुनिया में कल से कोई ट्रेड नहीं करेगा गोल्ड में, ना खरीदेगा ना बेचेगा, तो क्या होगा? तो क्या ये जो मैं आपको लेक्चर दे रहा हूं ये बंद हो जाएगा? क्या मैं दे नहीं पाऊंगा? क्या मुझे ये रिकॉर्ड करने के लिए गोल्ड चाहिए होता है? नहीं। क्या आपको ये सुनने के लिए गोल्ड चाहिए होता है? नहीं। क्या आपकी कार चल रही होगी? हाँ। क्या आपके कंप्यूटर चल रहे होंगे? हाँ। क्या बिल्डिंग की लिफ्ट चल रही होगी? हाँ। तो गोल्ड चाहिए कहां? मतलब कल दुनिया में अगर गोल्ड गायब भी हो जाए तो उसकी कोई यूसेज वैल्यू तो है ही नहीं। हम बार बार बोलते हैं कि गोल्ड की कोई यूसेज वैल्यू नहीं है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में थोड़ी बहुत अगर च्यवनप्राश में चाहिए तो शायद गोल्ड की वैल्यू हो, थोड़ा बहुत इंडस्ट्रियल यूज भी होता है सेमीकंडक्टर्स वगैरह में, बट दैट इज नेग्लिजिबल। और उसके ऑल्टरनेटिव भी है, ऐसा नहीं कि उसका ऑल्टरनेटिव नहीं है। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं गोल्ड की यूसेज वैल्यू नियरली 0 है, लेकिन उसकी परसेप्शन वैल्यू बहुत ज्यादा है। उसकी परसेप्शन वैल्यू यानी लोग जो सोचते हैं कि ये बहुत वैल्यूएबल है वो बहुत ज्यादा है। तो लोगों ने बोला ऐसे तो दुनिया में कुछ भी कल से खत्म हो जाए, दुनिया तो चलती रहेगी। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूं, समझिए कल से दुनिया ने एक रूल बनाया, कल से ना कोई लोहा आयरन ना खरीद सकता है ना बेच सकता है। तो बताइए क्या होगा? अगर कल से ना कोई लोहा खरीद सकता है बेच सकता है तो ब्रिज कैसे बनेंगे, फ्लाईओवर कैसे बनेंगे, बिल्डिंग कैसे बनेगी, गाड़ियां कैसे बनेगी? पूरी दुनिया ठप पड़ जाएगी। इसका मतलब लोहे की, आयरन की यूसेज वैल्यू बहुत ज्यादा है लेकिन परसेप्शन वैल्यू कुछ नहीं है, लोगों को लगता है लोहा ही है। और गोल्ड की यूसेज वैल्यू बहुत कम
कम है, परसेप्शन वैल्यू बहुत ज्यादा है। और ये परसेप्शन क्यों क्रिएट हुई है? क्योंकि सालों से इसको हम करेंसी मानते हैं। लेकिन वॉरेन बफेट साहब क्या बोलते हैं? यूसेज और परसेप्शन में हमेशा चीज वो लेना जिसकी यूसेज वैल्यू ज्यादा हो। क्यों? क्योंकि कल अगर परसेप्शन चेंज हो गया तो एटलीस्ट उसको यूज तो कर लेंगे। लोहे में अगर कोई आपसे नहीं खरीदे क्योंकि लोहे का परसेप्शन कम हो गया, तो आप लोहे को कहीं यूज तो कर लेंगे। गोल्ड का बेसिकली क्या है, उसका कोई यूज भी खास नहीं है। ऐसा नहीं है कि यूज नहीं है, उसकी शीट्स बन सकती है, वो वायर बन सकती है गोल्ड की, लेकिन जिस प्राइस पे वो ट्रेड हो रहा है इसलिए उसकी वायर बना के आपके घरों में लगाते नहीं है। तो गोल्ड की यूसेज वैल्यू बहुत कम है, परसेप्शन ज्यादा है। परसेप्शन चेंज हुआ तो वैल्यू पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो सकती है। क्या परसेप्शन चेंज होगा? क्या सेंट्रल बैंक्स इतनी जल्दी परसेप्शन चेंज होने देंगे? ये मेरे को पता नहीं है। लेकिन 100 ईयर्स बाद, 200 ईयर्स बाद, या हो सकता है 50 ईयर्स बाद पॉसिबिलिटी है कि परसेप्शन चेंज हो गया। इसलिए मैंने बताया, बात करने के लिए डेट फंड और बैंक, इन्वेस्टमेंट करने के लिए स्टॉक मार्केट।